नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल की वेबिनार सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज क्या है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है और होम्योपैथी में इसको किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके लिए आज हमारे साथ हैं होम्योपैथी एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा। अगर डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा की बात की जाए तो ही इज दी Professor and Head of the Department of FMT at NHMC, Delhi. He is working as a project guide of Lifestyle Disorder Project. He is the founder of Homeogram. It is his educational channel on YouTube and Instagram. He also has experience in writing multiple articles on homeopathy in peer-reviewed journals and has also been awarded multiple times. He delivered multiple lectures on Lok Sabha TV and Sansad TV. He is expert in panel of the subject in various public commission services exams, including UPSC. He is BHMS. He has almost 20 years of experience in the practice of homeopathy and including 17 years of experience in teaching. सर, आपका एसबीएल की वेबिनार सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं, उनको जान लेते हैं। जैसे कि अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे क्वेश्चन एंड आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके लिए हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एक अलग से होता है जिसमें आपके रिप्लाईज दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं वो ऑनलाइन पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से इस वेबिनार को खत्म होने के बाद। हम वेबिनार के बीच में 3 टॉप क्वेश्चन चुनते हैं जो कि रैंडमली होते हैं और हम उनमें से 3 विनर सेलेक्ट करते हैं। यदि आपको वेबिनार से रिलेटेड रिकॉर्डिंग और अदर एजुकेशनल वीडियोस चाहिए तो आप हमारे एसबीएल के लिंक्डइन, फेसबुक एंड यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। नाउ सर, इट्स ओवर टू यू। सी पेप्टाइड जो है आपका सी पेप्टाइड एक इसमें टेस्ट होता है जो कि डायबिटीज टाइप 2 को में हाई होता है। सी पेप्टाइड इज अ फॉर्म ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का ही एक वैरायटी होता है। इंसुलिन कम देर के लिए ब्लड में स्थिर रहता है, सी पेप्टाइड ज्यादा देर के लिए रहता है। तो सी पेप्टाइड की हाई होने का मतलब ये है कि आपका डायबिटीज टाइप 2 है। ऐसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनका 75 ग्राम ग्लूकोज दे करके और उसके बाद पहले घंटे में और फिर दूसरे घंटे में, और ये फास्टिंग होता है टेस्ट। 8 घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि वो किस रेंज तक बढ़ रहा है। अगर ये 200 से ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 2 घंटे के अंदर तो आप डायबिटिक हो। एक टेस्ट और है जीएडी 65, ये ऑटोइम्यून डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज में होता है। ये अगर हाई है तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर लोगे कि ये टाइप 1 है कि टाइप 2 डायबिटीज है। ये बेसिकली डॉक्टर्स के लिए टेस्ट होते हैं, ये जो प्रेस्क्राइब करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार, ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। इसके अलावा लिवर, अब क्या है डायबिटीज होने की वजह से बहुत सारे मल्टी फंक्शनल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो लिवर पे भी असर आता है, किडनी पे भी असर आता है। किडनी की वजह से हम ये भी जान सकते हैं कि ये किडनी की जो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है कहीं किडनी को तो नहीं खराब कर रही है। लिपिड प्रोफाइल से हमें पता लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि टीजी और कोलेस्ट्रॉल हमारा हाई है जिसकी वजह से डायबिटीज जो है और ज्यादा एग्रावेट हो जाए। थायराइड प्रोफाइल, ये भी कभी-कभी आपके जो है वो डिरेंज्ड होता दिखता है डायबिटीज में। तो इन सब चीज़ों के टेस्ट करा के डॉक्टर्स कोरिलेट कर पाते हैं कि किस तरीके से हमें इसको मैनेज करना है। सो अब अगर डाइट की बात की जाए तो हेल्दी ईटिंग कैन हेल्प यू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड इवन रिवर्स डायबिटीज, है ना? टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट और कंट्रोल डायबिटीज डजंट मीन लिविंग इन डेप्रिविएशन। डेप It means eating a tasty, balanced diet that will also boost your energy, improve your mood. You don't have to give up sweets entirely or resign yourself to the lifetime for bland food. कई डायबिटीज पेशेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि मैं सारा जिंदगी नहीं खाना है मीठा, या कई डायबिटीज पेशेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं मानसिक रूप से कि ये तो मुझे क्या हो गया। लेकिन अगर आप सही से परहेज करो, सही से आप दवाई लो और सही चीजों को डॉक्टर के बताए सही चीजों को फॉलो करो तो आप नॉन डायबिटिक रेंज में आते आते धीरे धीरे इन पे आ सकते हो।
और दूसरी चीज ये होती है कि आपको थोड़ा सा एक ये भी करना होता है कि आप शुगर वगैरह अपनी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हो। जैसे मान लो आज आपको शुगर खाने का मन किया, तो आपने चलो थोड़ा सा खा लिया और आधी रोटी कम कर दी, पौन रोटी कम कर दी, तो आपका वो मैनेज हो जाएगा। अब आप सब चीज खाते हुए करोगे तो फिर वो आपके लिए ब्लड शुगर बढ़ाएगा। तो आप इसको स्मार्टली भी मैनेज कर सकते हो कभी कभार। डायबिटीज कैन ऑफन बी ट्रीटेड बाय द डाइट अलोन, ऑल्दो विद सम सफरर्स नीड मेडिकेशन। अभी हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, हम लोग देखते हैं कि जनरली जिन पेशेंट्स की जो है शुगर 175 तक जाती है पीपी, उनको यही बोलते हैं कि आप जो है ना फास्टिंग, आप जो है एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल करो उसको। मेडिकेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती उनको, तो वो डाइट और एक्सरसाइज से ही बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाता है। और वेट रिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायबिटीज बिकॉज ओबेसिटी इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस टू इंसुलिन। जितना ओबीज होगा उतना इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा, उतनी इंसुलिन नहीं होगी, तो फिर ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। इट इज एसेंशियल फॉर बोथ ग्रुप्स of diabetics to eat regularly to prevent low blood sugar levels. Some insulin treated diabetic need to eat every 2 to 3 hours. तो उनके लिए उसके हिसाब से उनके डॉक्टर्स बताते हैं कि आपको कैसे खाना है या कैसे करना है। ठीक है। न्यूट्रिशनल नीड्स की जहां तक बात करें, तो डाइटरी कंट्रोल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज। द डाइट शुड ऑलवेज प्रोवाइड द essentials of good nutrition and adjustments must be made from time to time for the changing metabolic needs. इसके लिए अगर आप किसी डाइटिशियन की मदद लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो एक आपका कस्टमाइज प्लान तैयार करेंगे आपके बॉडी वेट, आपके हाइट, आपके बॉडी मतलब बॉडी मास इंडेक्स को देखते हुए, तो काफी मदद हो पाएगी आपकी। तो अलग अलग फेजेस में अलग अलग आपकी कैलोरी की डिमांड होती है, उसके अनुसार आपकी बनती है। इन जनरल इट शुड बी 0.8 ग्राम पर केजी फॉर आइडियल वेट। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है 15 से 20% टोटल एनर्जी के लिए, बच्चों में और प्रेग्नेंट लेडी में। सो अ डाइट हाई इन प्रोटीन इज गुड फॉर डायबिटिक्स ऑल्सो बिकॉज इट सप्लाइज द एसेंशियल अमीनो एसिड्स नीडेड फॉर द टिश्यू रिपेयर। डायबिटीज के केसेस में टिश्यू जो है ना वो डैमेज होता है, तो इस वजह से आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। सो प्रोटीन डजंट रेज द ब्लड शुगर ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन एज डू कार्बोहाइड्रेट, इट डजंट सप्लाई एज मेनी एज कैलोरी एज फैट्स। बट एक चीज का और ध्यान रखना है कि ओवर अति सर्वत्र वर्जित, मैंने प्रोटीन भी बहुत ज्यादा नहीं लेनी है। प्रोटीन ज्यादा लेने से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी क्रिएट होता है, तो प्रोटीन भी एक लिमिट तक आपको लेनी है। कार्बोहाइड्रेट के लिए जहां तक की जाए, ये 40 से 60% वैसे मेंटेन करते हैं कैलोरी। डेली इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुड प्रोवाइड अबाउट 40% ऑफ कैलोरी टू बी प्रिवेंट कीटोसिस, क्योंकि आप नहीं लोगे तो कीटोसिस भी हो जाएगा ना। तो several studies shows that raising the carbohydrate intake doesn't adversely affect blood sugar levels, glucose tolerance और insulin requirement provided that calories are not increased। यानी आपको एक लेवल तक कार्बोस भी लेना चाहिए, कार्ब्स लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सारे से सारे कार्ब्स बंद कर दो, वो भी आपके लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है, बहुत कम भी नहीं खाना है, आपको मीडियोकर रहना है। इस तरीके से फैट की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कि सैचुरेटेड 7 to 10 और 10 to 13 मोनोसैचुरेटेड, और कोलेस्ट्रॉल को आपका 300 मिलीग्राम पर डे से नीचे रहना होता है। तो इस हिसाब से आफ्टर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट लेवल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, द फैट अलाउंस मेक अप द रिमेनिंग कैलोरीज फॉर द मोस्ट डाइट्स। तो 30 to 35% ऑफ कैलोरीज एज फैट इज satisfactory. फूड्स हाई इन सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल शुड बी लिमिटेड। तो यानी जो जो आपके डालडा, वनस्पति और ये सारी चीजें होती हैं, इनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आजकल तो रिफाइंड का भी यूज जो है कम बताया गया। आप कच्ची घानी सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल या आप जैसे शुद्ध देशी घी का इस्तेमाल छौके वगैरह भर के लिए कर सकते हैं। डाइट रिच इन डाइटरी फाइबर्स की बहुत अच्छी रिजल्ट्स देखे गए हैं, क्योंकि डाइट रिच इन डाइटरी फाइबर्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बेनिफिट डायबिटिक्स। So it lowers insulin requirements, serum cholesterol and triglycerides value. Also aids in weight control and lowers blood pressure. And whole grains, fruits, vegetables, ये सारी चीजें आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स लेवल है उनको, मतलब वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, तो बहुत जल्दी शुगर नहीं बढ़ाता। तो इस तरीके से आपको फाइबर्स वगैरह लेने चाहिए खाने में, है ना। तो उससे काफी हद तक आपको ये मैनेजमेंट आपका होता है। कैलोरी कंटेंट की बात कर लेते हैं। हमारे अंदर बड़ा आजकल ये चल रहा है कि किसमें कितनी कैलोरी होती है उसको देख करके हमें खाना चाहिए, या कैलोरी काउंट हमें कितना चाहिए। जैसे हमने बोला कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए 1800 किलो कैलोरी के आसपास की जरूरत है। तो आप ये इतने सारे आपके सामने जो है दिए हुए हैं चीजें, ये में भी आपको रिकॉर्डिंग में भी दिख जाएंगी बाद में कि किसमें कितनी कितनी कैलोरी होती है, उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो इसको, है ना। इसके हिसाब से कैलोरी कंटेंट को आप मैनेज कर सकते हो। जैसे चिकन में, मटन में, एग में, इसमें सब में कैलोरी आपके सामने
दी हुई है, 1 टेबल स्पून बटर में कितनी कैलोरी है ना? तो ये आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है और आप गाइड कर सकते हो दूसरों को भी कि कितनी कैलोरी लेनी है। इसी तरीके से फलों में कितनी कैलोरी है ना? आप देख रहे हो आम में कितनी ज़्यादा है, मैंगो में, ठीक है ना? काऊ मिल्क में कितनी कैलोरी है, बफेलो मिल्क में कितनी कैलोरी है, लस्सी स्वीट है तो कितनी कैलोरी है, साल्टेड है तो कितनी कैलोरी है ना? ये सारे आपके लगभग मैंने थोड़े बहुत आप बनाए हुए हैं इसके कैलोरी कंटेंट के, ये आपके काम आ सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने डाइट चार्ट की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। राइस में भी देखो आप कैलोरी, तो आपको ये कुल मिलाकर के अपने को अ, 1500 या आपकी जो भी डायटीशियन रिकमेंड करती हैं आपके आपके ब्लड शुगर लेवल के हिसाब से, वो आपको इसके हिसाब से मैनेज करना है। और इसमें ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ डायबिटिक के लिए बोलूँ, जो पेशेंट्स हमारे या जो हमारे श्रोतागण जो है 40 या 42 की एज को क्रॉस कर रहे हों, 35 को भी क्रॉस कर रहे हों, वो भी अपने डाइट प्लान में चेंज ला सकते हैं। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आपको डायबिटिक हो तभी आप वहाँ पे अपने डाइट प्लान में चेंज करो। आप पहले से ही सतर्क हो जाओ कि आपको किन-किन चीज़ों को खाना है, आपके कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लो, है ना? जैसे एक पिरामिड बना हुआ है, यहाँ पे आपको देखो ग्रेन्स हैं, बीन्स हैं, है ना? ये सारी आपकी ज़्यादा मात्रा में लेनी है। फिर जैसे-जैसे पिरामिड टेपर होता जा रहा है, वो आप देख रहे हो उन चीज़ों की आवश्यकता कम पड़ती जा रही है और अल्कोहल्स और स्वीट्स की लास्ट में आपके देखो बहुत कम मात्रा की ज़रूरत यहाँ पे पड़ रही है। तो ये आपको इस तरीके से डाइट प्लान अपना बनाना होगा। जैसे फिश है, चीज़ है, सैलेड है, वाटर ग्रीन जूस है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, है ना? लो कार्बोहाइड्रेट केक्स मिलते हैं, जैसे आपको कभी मन ही कर रहा है चलो बर्थडे मनाना है, केक काटना है, तो उसके हिसाब से आपका हो गया। और कभी-कभार रेड वाइन मतलब बहुत ज़्यादा बिल्कुल मैं तो रिकमेंड करता नहीं हूँ अल्कोहल, लेकिन कभी-कभार अगर आपको लगता है तो वो थोड़ी-सी लो कैलोरी कंटेंट की होती है और ये आपके जो अवॉइड करने वाली चीज़ें हैं, वो आपके जंक फूड्स हैं जितने भी हैं, फ्राइड फूड्स हैं, है ना? कोल्ड ड्रिंक वगैरह, फ्रूट जूस, आइसक्रीम ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब आपको अवॉइड करनी चाहिए और इसमें मतलब अगर आप कभी-कभार लो भी और आपकी डायबिटीज़ की रेंज अगर ठीक-ठाक है, तो फिर आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने फूड से कि आपको एक आध चीज़ें उसमें कम खानी पड़े। तो उससे आप उसको मैनेज कर सकते हो। अच्छा कुछ मिथ्स भी होते हैं डायबिटीज़ में, है ना? कि भई केवल शुगर ही शुगर में अवॉइड करना है। तो ऐसा नहीं होता कि शुगर अवॉइड करके हम डायबिटीज़ सही कर लेंगे। हमें अपने खाने का पूरा जो चार्ट है वो देखना सिस्टम देखना पड़ेगा। कई बार हमारे ओपीडी पेशेंट्स आते हैं, हम उनको पूछते हैं, "आप भाई साहब कितनी रोटी खाते हो?" वो कहते हैं कि पूरे दिन में हम 12 रोटी खाते हैं। तो 12 रोटी खाने वाले की शुगर कभी भी नॉर्मल रेंज में नहीं आएगी। वो एलोपैथिक मेडिसिन भी लेगा तो भी बहुत मुश्किल है। तो चूँकि आप उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हो कैलोरी को, तो आप अपना टारगेट बना के चलो कि 4 चपाती 3 टू 4 चपाती पर डे। तो यानी उसमें नाश्ते में तो चपाती खानी नहीं है। दोपहर में आपको खाना है 2 चपाती और शाम को 1 चपाती। उसके अलावा आपको कैसे मैनेज करना है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन आपको 3 या 4 चपाती से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए इन जनरल भी और अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो भी। बहुत ज़्यादा चपाती खाने की ज़रूरत तब है जब आप किसान हो, जब आप इतनी मेहनत करते हो, लेबर करते हो, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ हमारा जो शरीर है, वो एक तो 40 इयर्स के बाद वैसे भी हमारा बीएमआर लो हो जाता है। तो एवरी 10-10 इयर्स पे आप 1 रोटी कम कर दो तो बहुत अच्छा है। जैसे मान लो कि अगर मैं मैं अगर 40 क्रॉस कर गया तो मैं अब 3 रोटी खाता हूँ। मैं 50 क्रॉस करूँगा तो मैं 2 रोटी खाऊँगा। क्योंकि मेरे को पता है मेरा बीएमआर लो हो रहा है। उसको खर्च करने की पावर या कैपेबिलिटी कम हो रही है ना? उसके अलावा यू शुड हैव स्पेशल डायबिटिक मील्स, है ना? ये लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आप डायबिटिक मील्स की ज़रूरत नहीं कि आपको डायबिटिक मील ही स्पेशल चाहिए। आप उसको भी खा सकते हो अगर आप मैनेज करके चीज़ों को चल सकते हो तो। एंड हाई प्रोटीन हमेशा डायबिटीज़ के लिए अच्छा होता है। ये भी जो है थोड़ा-सा गलत मिथ है। तो इसको भी हमें इस मिथ पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि ब्लड शुगर का इफ़ेक्ट नहीं करता या फ्रूट खा लेंगे तो फ्रूट सारे हेल्दी होते हैं। कई फ्रूट में फ्रक्टोज़ कंटेंट होता है तो आपको जो सेफ़र साइड है फ्रूट आपको सेब है या जामुन है ये ज़्यादातर बोला गया है खाने को। दूसरे फ्रूट्स में जो है वो स्वीट हाई कंटेंट होते हैं, तो कई बारी आपको वो नुकसान करते हैं। बट ये क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। इसमें भी आप खा के देखो आपकी बॉडी अगर एक्लिमेटाइज़ कर रही है, तो आप उसको लो क्योंकि देखो विटामिन सी है संतरे में, ग्रेप्स हैं, लेकिन आपको इसमें ही देखना पड़ेगा कि उससे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर व्यक्ति की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो आप उसको एक बार करके देखो और अगर नहीं बढ़ रहा है तो विटामिन सी सप्लीमेंट जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है बॉडी के लिए। तो वैसे तो मैं अव्वल कहता हूँ कि आप अवॉइड करो मीठे फ्रूट्स, बट अगर आपको लगता है कि आपकी उससे शुगर मेंटेन रह रही है, तो आप खा सकते हो, है ना? और केवल ओवरवेट और ओबीस पेशेंट्स को डायबिटीज़ होगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कई लोग देखने में बड़े
पतले और थिन लगते हैं, लेकिन वो भी डायबिटिक होते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मोटा बंदा डायबिटिक होगा या हर डायबिटिक पर्सन जो है वो ओबीज़ होगा, ऐसा नहीं होगा। और डायबिटीज़ कंटेजियस है, ये भी मिथ जो है वो सही नहीं है। डायबिटिक जो है वो कंटेजियस नहीं है, ये जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट करता है या आपके लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर पे इफ़ेक्ट करता है। एक और मिथ है कि ये बिल्कुल राजसी रोग है, राजा लोगों को होता है। तो ऐसा नहीं है, 80% डेथ जो है वो लो और मिडल इनकम ग्रुप में भी हो रही है, और हमारे यहाँ तो अभी पेशेंट्स भी ऐसे आ रहे हैं, लोअर इनकम ग्रुप वाले, उनको भी डायबिटीज़ हो रही है। तो ये सारे ही स्ट्रेटा में होता है डायबिटीज़। तो इस तरीके से कुछ भ्रांतियाँ हैं समाज में फैली हुई डायबिटीज़ को लेके, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता पाया, है ना? और कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है खतरनाक नहीं होती, टाइप 1 होती है, ऐसा नहीं है। दोनों ही डायबिटीज़ जो है, वो नुकसानदायक हो सकती हैं अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो, है ना? तो ये सारी चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस और हैं आप पेशेंट्स के लिए, जैसे हमारे पास एक पोएम होती थी हमारे बचपन में भी और अभी भी होती होगी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज़। तो यही फ़ॉर्मूला जो है ना बहुत फ़ायदेमंद है कि आप टाइम टू टाइम भोजन करें, टाइम से सोएँ, टाइम से उठें। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर उसका सदुपयोग करें, टाइम से सोने और उठने में। जिनकी मजबूरी है, जिनकी जॉब है, उनके लिए तो फिर थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से आपको इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग लेट नाइट वॉच करते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मोबाइल देख रहे हैं, सो रहे हैं, सुबह 8 बजे उठ रहे हैं। वो सारा आपका बायोलॉजिकल साइकिल इफ़ेक्ट होता है और फिर आपकी लाइफ़स्टाइल संबंधी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। एक्सरसाइज़ आपको थ्राइस अ वीक करना है अगर आप बिज़ी हैं तो, वैसे तो डेली करो तो बहुत अच्छा है आपको। 50 मिनट्स रिगरस एक्सरसाइज़ करेंगे, कार्डियो करेंगे, डांस कर लेंगे, या आप समझो कि योगा कर लोगे या ब्रिस्क वॉक कर लोगे, जो भी आपको पसंद आए। मेरी रिकमेंडेशन होती है जो आपको पसंद हो ना वो करो, उससे आपकी एनर्जी भी लगती है, आपका मन भी लगता है। तो जैसे मान लीजिए किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है, तो बैडमिंटन खेल ले 50 मिनट्स, तो वो उसको मज़ा भी आ रहा है और उसकी कैलोरी भी बर्न हो रही है। तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिस चीज़ को हम मन से करते हैं उसमें। इसके अलावा स्मॉल मील, स्मॉल इंटरवल्स पे लेना ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि भैया सुबह नाश्ता भरपेट कर लिया, अब ठीक है, जैसे ऊँट का पेट होता है वैसे भर के चल दिए, अब हमको रात में सीधे खाएँगे। तो ये जो है सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। ख़ासकर जैसे मैंने आपको लोअर मिडल स्ट्राटा की बात की, जो हमारे मज़दूर भाई लोग हैं या जो मिस्त्री भाई लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं सुबह-सुबह खा लेते हैं भरपेट, उसके बाद जाकर के सीधे शाम को आते खाते हैं कई इनमें से। तो इसलिए इनमें डायबिटीज़ ज़्यादा आजकल देखी जा रही है। तो आपको क्या है कम से कम ऐसा ना सही, तो सुबह, दोपहर, शाम के 3 मील में उसको डिवाइड कर लो अगर आपकी मजबूरी है तो। लेकिन वैसे जो लोग कर सकते हैं, उसको 5 टाइम मील्स में डिवाइड कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके पास आपको मी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आजकल देखो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत हो रहे हैं, इसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है और स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा रोल है डायबिटीज़ में। तो आपको 1 घंटा मी टाइम देना है, यानी जो आपकी हॉबीज़ है उसको आप करिए। किसी की पेंटिंग है, किसी की ड्राइंग है, किसी की जो है वो जैसे मान लो डांसिंग है, तो वो उसमें अपना ध्यान लगाएगा तो उसे चैनलाइज़ होगा उसकी एनर्जी, और वो पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो हेल्थ को बहुत अच्छा अ, मतलब लाभ देती है। सो और एक चीज़ और है कि पूरा 100% आप कार्ब कार्ब छोड़ दो, ये भी सही नहीं है। कई लोगों को जो है वो अपने बॉडी संबंधित बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, वो कार्ब लेते ही नहीं, तो वो भी आपको वीकनेस देगा, क्योंकि कार्ब्स का भी रोल बॉडी में है, बहुत चीज़ों में। इसलिए आप बिल्कुल ये चाहो कि आप पूरा ही छोड़ दो, वो भी सही नहीं है। लेकिन हाँ, 3-4 चपाती पर डे की जैसे मैंने पहले बताया, सफिशिएंट है ना? और फल में मैं तो कहूँगा एन एपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। लेकिन जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक सॉल्यूशन ये है कि जैसे हम ज मान लीजिए कि हम एक मिडल मिडल इनकम ग्रुप के लोग हैं, या लोअर मिडल इनकम ग्रुप के लोग हैं, तो रोज़ तो हम सेब 1-1 किलो अपने घर में ला नहीं सकते, है ना? तो उसमें क्या करते हैं कि हम सेब वाले के पास चले जाते हैं, वहाँ 20-30 रुपए जो भी एक सेब का लगता हो, हम उसको दे के वहीं खा के वहीं खत्म करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए मेडिसिन है। औरों के लिए भले बाकी परिवार मेंबर्स के लिए मेडिसिन ना हो, ये मेरे लिए मेडिसिन है। ये सोचते हुए मुझे सेब खाना चाहिए। अदरवाइज़ मैं जाऊँगा घर में अकेला सेब रहेगा और मैं देखूँगा कि भई मेरा पोता है या मेरे नाती हैं या मेरे बच्चे हैं, वो सेब नहीं खा रहे हैं, मैं खा रहा हूँ। तो दिमाग में ये आएगा कि इनको लिए भी ले आओ। तो आप 1 किलो रोज़ सेब लेके आओगे तो आपको पता है कि आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो इसको आप इमोशनल लेवल पे तो सोचना सही है, बट इसको एक तरीके से आप इस तरीके से सोचो कि आपको अपने को एक मेडिसिन देनी है सेब के रूप में। है ना? उसमें एक तत्व होता है फ्लोरिजिन उसको बोलते हैं, ये जो है डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। तो ये है मेडिसिन्स डायबिटीज़ मेलिटस के लिए मैंने अपने होम्योग्राम चैनल पे बहुत सारी दी हुई हैं। आप वहाँ पे जाके भी क्लिक करके देख सकते हो। मैंने वहाँ पे स्पेशल आपके लिए डॉक्टर्स के लिए छोड़ा हुआ है, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, जिसमें कि आपकी 3 चीज़ों पे फ़ोकस करना है आपको। जैसे मैंने बोला था पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया वो वही 3 चीज़ें हैं, एपेटाइट, यूरिन और थर्स्ट पे आपको फ़ोकस करना है।
यहाँ एलन बोरिक और क्लार्क से ली हुई कुछ मेडिसिन है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, जैसे एब्रोमा अगस्टा है हमारे यहाँ मेडिसिन, तो उसमें क्या है, डायबिटिक प्लस रूमेटिज्म अगर आपको देखते हो साथ में, तो आप इसको दे देते हो, है ना। इसके अलावा प्रोफ्यूज यूरिनेशन इसके अंदर होता है, इंसोम्निया होता है, जो जनरल सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज के होते हैं। आर्सेनिक ब्रोम का बहुत अच्छा रोल है इसमें डायबिटीज में, 3 ड्रॉप्स अ डे अगर आप टिंचर देते हो आप। तो मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा कि जहाँ पे आपके घाव वगैरह डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा बन रहे हैं, बॉयल हो रहा है, तो वहाँ पे आप उसको दे सकते हो, और कई बार साइजीजियम काम नहीं करती, तो वहाँ भी दे सकते हो। लेकिन स्टिक को टिंचर फॉर्म में 5 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। मैंने कई बारी हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया भी पेशेंट में देखा इसके बाद, इसलिए ज़्यादा नहीं देखना चाहिए और आपको देना चाहिए, और विजिलेंटली उसको देख के आपको उसका वो नोट करते रहो आप, है ना, रेंज उसकी नोट करते रहो। इसके अलावा कार्बोलिक एसिड है, जहाँ पे एपेटाइट लॉस हो जाती है। सो लॉस ऑफ एपेटाइट इज अनकॉमन पेक्यूलियर इन डीएम। वैसे जनरली हम कहते हैं कि भूख ज़्यादा लगती है, बट इसमें अनकॉमन सिम्पटम आ गया, है ना? तो यहाँ पे आप दे सकते हो। और जो ज़्यादातर इस तरीके का वर्ग जो खैनी और तंबाकू खाता है, उनके लिए ये ज़्यादा काम करती है। सिफेलेंड्रा है, इसमें भी लॉस ऑफ एपेटाइट है, लेकिन ये प्रेस्क्राइब की जाती है, यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन आती है डायबिटीज़ के साथ, है ना? आप कह सकते हो पेरिफेरल न्यूरोपैथी का सिम्पटम का ऑनसेट हो जाए। ऐसे ही कोका है, कोका में क्या है, डायबिटीज़ विद इम्पोर्टेंसी जहाँ पे आती है। मॉस्कस में भी यही है कि डायबिटीज़ विद इम्पोर्टेंसी है, तो वो आप मॉस्कस और कोका एक मेडिसिन्स है, जहाँ पे डायबिटिक पेशेंट्स को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है, तो वो आप इन मेडिसिन्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि जो पेशेंट है वो खुद अपने आप ना लें, वो डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लेंगे। क्यूप्रम मार्स है, ये हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की दिखाता है, यहाँ पे अगर नेफ्रोपैथी की तरफ केस जा रहा है, तो आप क्यूप्रम मार्स दे देंगे। जिम्निमा है, जहाँ पे पेशेंट को शुगर खाने का ज़्यादा मन कर रहा है, शुगर के लिए वो क्रेविंग है, तो ये टेस्ट बड्स को चेंज कर देता है, और जिम्निमा आप वहाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा फास्फोरिक एसिड है, रस एरोमेटिकस है, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जो कि आप प्रैक्टिस में अपनी साइजीजियम तो आप देते ही होंगे, लेकिन साइजीजियम का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं करना चाहिए। इसको आप कई-कई ये एग्रावेशन कर देती है, स्किन डिजीज़ेज़ या प्रिकली हीट या कह सकते हैं लेटरल रैशेज़ भी आ जाते हैं इसमें, है ना? यूरेनियम नाइट्रिकम है, ये मेडिसिन है ना? तो ये सारी मेडिसिन्स आपने मैटर मेडिका में पढ़ी हैं, तो ये सारी मेडिसिन्स प्रैक्टिस में यूज़ होती हैं। इसके अलावा रेपर्टरी की बात करें तो रूब्रिक में मर्फी रेपर्टरी में रूब्रिक्स लिखे हुए हैं। जो मर्फी रेपर्टरी आप खोलोगे, डायबिटीज़ से रिलेटेड बहुत सारे रूब्रिक्स जो मैंने यहाँ दिए हैं, आप मर्फी रेपर्टरी में देख सकते हो, है ना? ग्लैंड से फीमेल मेंसेस जनरल एलिमेंट्स फ्रॉम मेंसेस इन डायबिटीज़, किडनी के लिए है, लिवर के लिए है, इम्पोटेंसी के लिए है, इनके लिए रूब्रिक्स बहुत सारे हैं। पाठक रेपर्टरी में भी रूब्रिक्स हैं, डायबिटीज़ को लेके। इसके अलावा हेयरिंग आइडिंग सिम्पटम्स नर रेपर्टरी जो कहते हैं जिसको, उसमें बहुत सारे माइंड के साथ ये सिम्पटम दिए हुए हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। ये मेरे आपको होम्योग्राम चैनल पे मिल जाएँगे सारे, आप वहाँ पे आराम से देख कर के, आराम से पढ़ के प्रैक्टिस में इसको यूज़ कर सकते हो। कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी है, और ये कैंट रेपर्टरी के हैं कुछ सिम्पटम्स, तो ये आपको वहाँ पे भी मिल जाएँगे, है ना? तो चूँकि समय अभाव है, तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं अंदर जाऊँगा एकेडमिक्स में, पर कुल मिलाकर के ये है कि हमारे यहाँ की जो ओपीडी है उसकी स्क्रीनिंग का आप देखोगे कि पेशेंट जब आए तो उनकी फास्टिंग और पीपी क्या थी, और मेडिसिन के बाद क्या-क्या रही, क्या-क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई, ये थोड़ा-सा एक डेटा है, जो कि हम दिखा रहे हैं आपको। बहुत अभी तो छोटा-सा डेटा है, पेशेंट्स हमारे पास बहुत सारे आते हैं, तो इसलिए हम लोग काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट्स इस पे दे पा रहे हैं। सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइबिंग पे भी दे पा रहे हैं, साथ में एडजुवेंट पे भी, और साथ में टिंक्चर्स के साथ भी हम लोग रिजल्ट अच्छे दे पा रहे हैं। हम्म। इसके अलावा रिसेंट रिसर्चेज़ भी डायबिटीज़ में हुई हैं बहुत सारी। तो मतलब आरसीटी ट्रायल हुए हैं, मतलब कहते हैं ना कि आप होम्योपैथी में कुछ रिसर्चेज़ नहीं होती हैं, तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारी रिसर्चेज़ डायबिटीज़ पे हुई हैं। तो आप उनको जाकर के, जो हमारे जो जूनियर रेज़िडेंट्स हैं, जो इस तरीके के लोग हैं, जो पीजी कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स, या जो डॉक्टर्स के अंदर ये रुचि है रिसर्च को लेके, वो इन टॉपिक्स को जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और अपनी ओर से भी ट्राई कर सकते हैं आगे रिसर्च करने की। तो ये आपके बहुत सारे रिसर्चेज़ यहाँ पे आपको दिख जाएँगे डायबिटीज़ के केस में, कि कैसे-कैसे आपको रिसर्चेज़ हुई हैं, और इससे भी आप अपने प्रैक्टिस में लाभ उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके लिए अवेयर होना चाहिए। इसके अलावा एलएसडी प्रोजेक्ट हमारा जो है ना, दिल्ली होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद के अंडर में, हर मंडे को 9 से 4 हमारे यहाँ होता है प्रोजेक्ट, जिसमें हम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड पेशेंट देखते हैं। इसके अलावा इसमें 7 और 8 इंटर्न्स होते हैं, और प्लान ऑफ ट्रीटमेंट हम डिसाइड करते हैं पेशेंट टू पेशेंट। अगर पेशेंट, जैसे मैंने बताया कि आपको लगता है कि क्यूरेटिव मोड पे जा रहा है, तो हम प्रॉपर केस टेकिंग लेके और प्रिस्क्राइब करते हैं। अदरवाइज़ हम थेरेपेटिक मोड पे जाकर के उनको वेल सफिशिएंट रेमेडी देके प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरीके से हम जो है अपना पूरा प्रोजेक्ट एक रन करते हैं अपने बच्चों के साथ, और हम लोग जो है मैनकाइंड की सर्विस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस हियरिंग। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर दिस इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन।
अब हम बात करते हैं, हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कुछ, उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ अ डायबिटिक कोमा? हम्म अर्ली वार्निंग साइंस डायबिटिक कोमा, इसके लिए आपको ये रहेगा कि जैसे पेशेंट जो है आपका, उसका जो अ, अ, जो उसके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे वो बहुत अलग हो जाएंगे, और डायबिटिक कोमा जो ऐसी चीज जो है ना, वो बहुत बाद में जाके आती है। इसका मतलब आपको प्रीवियस हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, कितने साल से डायबिटीज है उसको, और उसकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो कितनी हाई जा रही है, तो उसके राइट। बाद आप डायबिटिक कोमा की बात करो। ये सुपर स्पेशलिटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम्म। एक जनरल क्वेश्चन नहीं है, तो इसके लिए ओके। यहाँ पे इसके बारे में पूरा बता पाना थोड़ा मुश्किल है ना। राइट। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर पीपल विद डायबिटीज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम कंज्यूमिंग शुगर? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप देखो, आप शुगर का क्या है कि 1 चम्मच शुगर में बहुत हाई कंसंट्रेटेड ब्लड शुगर बढ़ जाएगा ना, तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। बट ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन द वेरिएशंस ऑफ ब्लड शुगर लेवल। अगर आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर रहे हो, तो हमेशा हर चीज़ को बंद रखना भी सही नहीं है। बॉडी के एडaptation के लिए इसको थोड़ा-सा आपको मतलब चाहिए। कभी-कभी यूज़ करने के लिए भी करना होता है, और सिंथेटिक शुगर्स भी मैं मना करता हूँ कि उसको भी यूज़ करना बहुत सही नहीं होता है ना? कुछ लोग राइट। गुड़ खाने के चक्कर में रहते हैं, तो वो भी हम्म। सही नहीं है ना? कि इसकी जगह हम गुड़ खा लें। तो कुछ भी है, वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज होना है जाके। तो अगर आपका हम्म। लेवल बढ़ा हुआ है, तो आपको रेस्ट्रिक्ट तो करना ही पड़ेगा शुगर को। करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ होम्योपैथी इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, मींस डायबिटीज? रोल ऑफ होम्योपैथी प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ में वही है, जैसे मान लीजिए पेशेंट आपके पास प्री डायबिटिक रेंज में आ रहा है, तो जो साइन सिम्पटम दे रहे हैं उनके आधार पे हम ट्रीटमेंट करते हैं, है ना? और इसके हम्म। अलावा हमको लगता है, जैसे हमने बोला था कि 200 से नीचे की जो रेंज है, वो प्री डायबिटिक है, तो प्री डायबिटिक का मतलब ये है कि डायबिटीज़ होने वाली है। तो सारा हम्म। का सारा रोल होम्योपैथी का उसमें आ जाता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनली केस टेकिंग करने के बाद उनकी मेडिसिन देते हैं, उनके खाने-पीने हम्म। या डाइट में उनको परहेज़ बताते हैं, उनको एक्सरसाइज़ के लिए हम उत्साहित करते हैं। तो उस तरीके से वो डायबिटिक रेंज में नहीं जा पाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा रोल है होम्योपैथी का डायबिटीज़ में, प्रिवेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी मरीज को डायबिटीज 400 से ऊपर है तो उसे क्या करना चाहिए? हाँ, तो 400 से ऊपर है, तो आप पहले उसको पूछेंगे कि भैया ये हम्म। 400 कैसे पहुँच गई? एक दिन में तो पहुँची हाँ। नहीं होंगी। तो राइट। आपको पता लगेगा कि बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं, जो आपके पास आते हैं, उस समय एलोपैथी छोड़ देते हैं। क्योंकि वो ये हम्म। कहते हैं कि हम होम्योपैथी ले रहे हैं, तो एलोपैथी क्यों लें? या हम हाँ। आयुर्वेद ले रहे थे, हम फलानी ले रहे थे, कुछ अपने मन से छोड़ देते हैं कि ये नुकसान कर रही हैं दवाइयाँ। हम्म। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे मरीज खुद को भी अपने को डॉक्टर समझते हैं। तो राइट। इस चक्कर में वो 400 पहुँच जाती है, तो ऐसे में हम अपनी ओर से सलाह देते हैं कि हम बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन आप जाके अपने जो भी, क्योंकि आपने पहले ली है और एलोपैथिक मेडिसिन, आपका टिश्यू सेंसिटिव हो चुका है उन दवाइयों के लिए, तो आप पहले जाके उनको दोबारा मिलिए और अपनी शुगर हम्म। को रेंज पे लाइए। अदरवाइज़ क्या होगा, कभी भी आपको रेटिनोपैथी सोच या सकती नेफ्रोपैथी है। हो सकती है। तो हम्म। प्रिकॉशनरी उनको हम भेजते हैं वहाँ पे कि भई आप वहाँ पे अपने थोड़ा इलाज कराओ, और जैसे ही ये नॉर्मल थोड़ा-सा 200-250 की रेंज में आती है, हम इसको अपने पास ले लेते हैं पेशेंट को, और अपनी मेडिसिन देके उसको टेपर डाउन करवाते हैं, और धीरे-धीरे उनकी हम्म। मेडिसिन उसको बंद करवा देते हैं। राइट। Then हुँ। next question is, which type of diabetes is reversible? टाइप 2, टाइप 2 इज़ रिवर्सिबल, बट डिपेंड्स ऑन द रेंज आल्सो। तो कितनी And पुरानी, depends इसमें upon डिपेंड the करता है। precautions. 20 साल Yeah. पुरानी रिवर्स होना तो बड़ा मुश्किल है। Hmm. Next question is, how can we ensure developing good habits in newborn, which can be a possibility of not suffering with diabetes हाँ, when he she grows old? हाँ, We बिल्कुल बहुत। ourselves हाँ, we पूछिए। ourselves tend to feed them excessive fat, milk, sugar so that they grow well. Please elaborate. हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत मतलब वन हाँ, ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा last कि question, right? हाँ, क्योंकि देखिए ये मतलब आजकल की डेट में हम लोग बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ़ जी रहे हैं, ठीक है? माता-पिता दोनों अपने-अपने जॉब में बिज़ी रहते हैं, और Hmm. बच्चों पे ध्यान देने वाला कम है लोग, या बच्चों पे जो ध्यान दे रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा दे रहे हैं, ओवर हाँ, पैम्पर करके रखा हुआ है। तो उसमें भी ये है कि बेटा ये खा ले, बेटा वो खा ले, मतलब वो सोचते हैं कि खाने से ही बच्चा जो है बहुत मजबूत हो जाएगा। तो अब मैंने भी कई देखे एग्ज़ाम्पल कि पराठे के साथ मक्खन लगा-लगा के खिला रहे हैं। मतलब उसको इतनी कम एज में इतना ज़्यादा उसको खिला दे रहे हैं, कि इससे right. ओबेसिटी हो जा रही है बच्चे में, Hmm. और वो प्रोन टू डायबिटीज़ हो जा रहा है। तो पहले तो ये है कि आप अपने को भी देखो, और अपने लाइफ़स्टाइल को देखो आप। सुबह उठने से लेके रात तक आप क्या कर रहे हो? बच्चे के साथ भी आप बच्चे के साथ टाइम बिताते हुए आप उसको ये देखो कि भई वो जो भी आपके जंक फूड्स हैं, या कुरकुरे खा-खा के टीवी देख रहा है, या जो भी चिप्स खा-खा के Tips. टीवी देख रहा है, वो सब चीज़ें वो कम करवाइए आप। आप उनको अपनी ओर से प्रेरित कीजिए अच्छी चीज़ें खाने के लिए, और खुद भी खाइए, तभी वो प्रेरित होंगे।
तो आप पीछा छुड़ाने के लिए क्या करते हो? उनको पकड़ा देते हो, एक तो मोबाइल की खाना खा ले वो देख-देख के। पीछा छुड़ाने के लिए रिमोट। टीवी लगा देते हो। वो हम्म। सारी जो चीज़ें हैं, वो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर को बढ़ाती हैं। तो ये इसलिए ये हमें एज़ ए गार्डियन अपने बच्चों के लिए बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि हम कमा किस लिए रहे हैं? अपने हेल्थ के लिए और अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। हम्म। अगर उन पे अभी से ध्यान नहीं देंगे, तो आने वाला समय जैसे मैंने बताया था कि 2025 तक 70 मिलियन पहुँच जाएगा, उसमें हम्म। कोई दो राय नहीं है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड डायबिटीज डिकम्पोज द मसल एंड बोन? क्या डिड डायबिटीज़? डिकम्पोज मसल्स एंड बोन्स। नहीं, डायबिटीज़ का तो ओवरऑल सारा जो इसका खेल है वो नर्व्स के ऊपर और मसल के ऊपर ही है ना। लास्ट में आपका हम्म। वेस्टिंग ऑफ मसल होने लगता है ना? और जो मैकेनिज़्म है, अगर उसको थायराइड हो गया और उसके साथ पैराथायराइड का आपको फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, तो आपका कैल्शियम मैकेनिज़्म गड़बड़ हो जाता है। तो राइट। ओवरऑल तो आपको वेट लॉस और मसल लॉस होता ही होता है। मतलब काफ़ी दिन डायबिटिक होने के बाद, तो उसका इफ़ेक्ट तो आता ही है बोन और मसल पे। Next question is, what kind of effect do you think your diet has on your diabetes? व्हाट काइंड ऑफ इफ़ेक्ट मतलब? Do you think your diet हाँ। means basically the diet effect on your means diabetes? बिल्कुल, वो Diet, तो डाइट के if बारे we में मैं can आपको change बता the चुका ना। diabetic. मैं Yeah, बता चुका yeah. आपको डाइट का कि कार्ब्स अगर आप ज़्यादा लोगे और Then जो अगर increase it. बैलेंस डाइट अगर नहीं लोगे, तो इफ़ेक्ट Hmm. आएगा, ये सेंट्रल ओबेसिटी होगी, धीरे-धीरे ब्लड Hmm. शुगर आपका बढ़ जाएगा, तो वो होना ही होना है। आप इसको Right. बचा सकते हो होने से। हाँ, Hmm. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या डायबिटिक की वजह से हेयर फॉल प्रॉब्लम होता है? बिल्कुल होता है। बिल्कुल होता है हम्म। डायबिटीज़ की वजह से। देखिए, डायबिटीज़ की वजह से चूँकि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो तो सकता है। इसलिए आप ये समझिए कि चूँकि इम्यूनिटी सब चीज़ को कवर करती है, तो डायबिटीज़ की वजह से हेयर फॉल हो सकता है, बिल्कुल। ओके, सो थैंक यू सर फॉर दिस हाँ। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। हुँ। एंड एज वी प्रॉमिस्ड कि हम लोग तीन विनर्स के नाम रेंडमली सिलेक्ट करते हैं फॉर द बेस्ट क्वेश्चंस। तो इन विनर्स के नाम है केशव शर्मा, सेकंड इज चारू अग्रवाल, एंड थर्ड इज डॉक्टर विपुल। सो आप सभी अपना ईमेल आईडी हमें क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो हमारा चैट बॉक्स है उसमें शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू सर वंस अगेन फॉर दिस प्रेजेंटेशन, एंड आपने जो हमारे व्यूअर्स के लिए इतना इंफॉर्मेटिव सेशन प्रिपेयर किया, उसको प्रेजेंट किया एंड अपना टाइम दिया एसबीएल के इस प्लेटफॉर्म पर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। वी विल श्योरली मीट नेक्स्ट टाइम इन द आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू।